दशरथ भाई त्रिकम भाई पटेल बनाम हितेश महेंद्र भाई पटेल। यह अपील गुजरात हाई कोर्ट के दिनांक 12 जनवरी 2022 के निर्णय से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्पन्न हुई है। The appeal arises before Supreme Court from a judgment dated 12th January 2022 of the High Court of Gujarat, जहां हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के दिनांक 30 अगस्त 2016 के आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था, जिसके द्वारा फर्स्ट रिस्पोंडेंट को ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बड़ा मुद्दा यह है कि क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत अपराध माना जाएगा। Whether the offense under section 138 of the act would deem to be committed if the check that is dishonored does not represent the enforceable debt at the time of encashment. क्या अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा यदि अनादरित चेक भुनाने के समय प्रवर्तनीय ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 10 अप्रैल 2014 को अपेलेंट ने फर्स्ट रिस्पोंडेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत एक नोटिस जारी किया। यह आरोप लगाया गया था कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने 16 जनवरी 2012 को अपेलेंट से 20 लाख रुपए उधार लिए थे और देयता का निर्वहन करने के लिए उक्त राशि के लिए चेक संख्या 877828 दिनांकित 17 मार्च 2014 को एक चेक जारी किया। यह आगे आरोप लगाया गया था कि 2 अप्रैल 2014 को प्रस्तुत किए जाने पर चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया था। अपेलेंट ने फर्स्ट रिस्पोंडेंट को 20 लाख रुपए के कानूनी रूप से लागू ऋण का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया। 12 मई 2014 को अपेलेंट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत अपराध के लिए फर्स्ट रिस्पोंडेंट के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। 19 मई 2014 को फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने कानूनी नोटिस का एक और जवाब जारी किया। ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही दिनांक 30 अगस्त 2016 के एक फैसले द्वारा ट्रायल कोर्ट ने धारा 138 के तहत अपराध के फर्स्ट रिस्पोंडेंट को इस आधार पर बरी कर दिया कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने अपेलेंट को 8 अप्रैल 2012 और 30 दिसंबर 2013 के बीच 4,09,315 रुपए की राशि का भुगतान किया, जिससे 20 लाख रुपए के कर्ज के संबंध में उसकी देनदारी का आंशिक रूप से निर्वहन हुआ। भुगतानों का विभाजन तिथि राशि 18 अप्रैल 2012 49,315 रुपए, 5 अक्टूबर 2012 1,20,000 रुपए, 15 जनवरी 2013 60,000 रुपए, 10 जुलाई 2013 1,20,000 रुपए, 30 दिसंबर 2013 60,000 रुपए, कुल 4,09,315। ट्रायल कोर्ट ने देखा कि अपेलेंट यह साबित करने में विफल रहा है कि उस पर 20 लाख रुपए का कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण बकाया। इसलिए कंप्लेनेंट की शिकायत से साबित हुआ कि आरोपी ने देय राशि में से 4,09,315 रुपए का भुगतान किया है, ताकि उस दिन वादी ने 20 लाख रुपए की कानूनी राशि वसूलने के लिए बैंक में जमा किया। अदालत का मानना है कि अभियोजन पक्ष उस तथ्य को साबित करने में विफल रहा है। हाईकोर्ट के समक्ष अपील अपेलेंट ने गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। 10 अक्टूबर 2019 को फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें 19 मई 2014 के संशोधित उत्तर को रिकॉर्ड में रखने की मांग की गई। हाई कोर्ट ने अपने दिनांक 12 जनवरी 2024 के निर्णय द्वारा अपील को खारिज कर दिया, जिससे फर्स्ट रिस्पोंडेंट को दोष मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा गया। दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा जारी किया गया नोटिस एक सर्वव्यापी नोटिस है, क्योंकि यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। राहुल बिल्डर्स बनाम अरिहंत फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह माना गया कि कानूनी नोटिस धारा 138 के प्रावधान बी के अनुसार जारी नहीं किया गया था, क्योंकि यह सही राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया है कि धारा 138 के तहत आवश्यकता
चेक राशि की मांग करते हुए एक नोटिस भेजने की है। यह तर्क दिया गया कि धारा 138 के तहत अपराध बनता है क्योंकि अपीलकर्ता ने नोटिस में 20 लाख रुपए के भुगतान की मांग की थी, जो चेक राशि थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की कि प्रथम उत्तरदाता द्वारा अपीलकर्ता को दिए गए ऋण का एक हिस्सा चुका दिया गया था और इस प्रकार परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत जारी किया गया मांग नोटिस वैध नहीं है। विश्लेषण के दौरान निष्कर्ष दर्ज किए गए। अपीलकर्ता ने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान स्वीकार किया है कि प्रथम उत्तरदाता ने उसके खाते में 4,09,315 रुपए जमा किए थे। चेक में निकाली गई राशि एक ऋण या देयता है जो चेक जारी करने वाले द्वारा आहर्ता को दी जाती है। प्रथम उत्तरदाता द्वारा किया गया आंशिक भुगतान अपीलकर्ता द्वारा जारी किए गए वैधानिक नोटिस में दर्शाया जाना चाहिए था। चेक में दी गई राशि अपीलकर्ता को देय राशि से अधिक है। इस प्रकार धारा 138 के तहत जारी किया गया वैधानिक नोटिस वैध नहीं है। यह एक सर्वव्यापी नोटिस है क्योंकि इसमें किए गए आंशिक भुगतान को मान्यता नहीं दी गई है। चेक अपीलकर्ता द्वारा उधार दिए गए धन के लिए एक सुरक्षा थी। बिना तारीख वाला चेक बैंक को प्रस्तुत किया गया, लेकिन पहले से किए गए आंशिक भुगतान को मान्यता नहीं दी गई। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुतियां दी।